Me, Priyanka is describing the digestive system. In digestive system, today we are discussing about the stomach. आप सभी को एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी कवर किया। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर से फूड गुजरता है, यानी कि एक तरह से वे होता है जो कि फूड को यानी कि न्यूट्रिशन की सप्लाई करवाता है अपने अंदर से फूड की, ठीक है। यानी कि माउथ से लेके एनएस तक का जो रास्ता होता है जहाँ से फूड होते हुए अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, यानी कि सबसे पहले माउथ, ओरल कैविटी से फिर क्या है इसोफेगस से यहाँ पे बीच में फेरिंग्स भी आता है, इसोफेगस से फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट एनस, ठीक है। और यहीं पे जो बीच में ये रास्ता है यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और जो हम फूड लेते हैं, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है वो यहाँ से इस प्रोसेस के दौरान वो सप्लाई हो जाती है। और जो भी वहाँ पे वेस्टेज बचता वहाँ पे जो वेस्टेज है वो फिर एनएस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट है इसमें से देखो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर वाला जो रास्ता वो इसोफेगस है और नीचे क्या है यहाँ पे डुडोनियम यानी कि इंटेस्टाइन का पार्ट। इसोफेगस और डुडोनियम के बीच में स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा डायलेटेड यानी कि चौड़ा पार्ट है, ठीक है। ये एक मस्कुलर सैक होता है यानी कि सिर्फ मसल से बना होता है, इसके अंदर कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती और इसकी एक जे शेप होती है। कैसी शेप होती है? जैसे जे होता है, देखो ऐसे ये बना हुआ है जैसे जे होता है, इस शेप को ये रिजेंबल करता है। उसके बाद आता है स्टमक लाई कहाँ पे करता है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये अपर क्वाड्रेंट यानी कि जो एब्डोमेन का ये अपर ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसको हम एपिगैस्ट्रिक या फिर अम्बलाइकल रीजन, अम्बलाइकल क्या होते हैं यहाँ पे जो नाभि होते हैं, नाभि के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और ये जो रिब्स होते हैं, जो हमारा रिब्स का पूरी कवरिंग होती है, उनके ये नीचे प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये थोरेसिक 10 टू लंबर 3rd वर्टिब्रा तक ये लाई करता है। जो हमारी वर्टिब्रा होती है वहाँ पे जो थोरैक्स की 12 वर्टिब्रा होती है वहाँ पे 10th जो वर्टिब्रा आती है वहाँ से लेके जो लंबर की वर्टिब्रा होती है, लंबर की 3rd वर्टिब्रा तक ये रिजेंबल करता है, वहाँ पे ये लाई करता है। और जो भी स्टमक की पोजीशन होती है, अगर हमारा स्टमक फुल है तो वो क्या होगा, वहाँ पे एक तरह से डायलेट होगा। अगर वो फुल नहीं है यानी कि जो भी व्यक्ति वहाँ पे इंडिविजुअल वहाँ पे अगर वो भूखा है तो उस टाइम पे इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो ज़्यादा डायलेट नहीं होती। लेकिन अगर उसका स्टमक फुल है, उसने जस्ट अभी खाना खाया है, तो उसका स्टमक ज़्यादा डायलेट हो जाता है और उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो फूड होता है वो उस एरिया को कवर कर लेता है। उसके बाद आता है ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द स्टमक, यानी कि स्टमक के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन और प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पे स्टमक है, जैसे क्या है यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के आगे की साइड अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है, तो लीवर की जो लेफ्ट लोब होती है वो इसके आगे आती है, स्टमक के आगे की साइड आती है, ठीक है। और क्या इसके आगे जो एब्डोमिनल वॉल है, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है वो भी इसके आगे होती है। अगर हम इसके पीछे की बात करते हैं, स्टमक के पीछे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा कहाँ से होता है, जैसे क्या हार्ट है, हार्ट से अयोटा निकलता है, अयोटा के बाद उसका फिर कौन सा पार्ट आता है, थोरेसिक अयोटा। अब थोरेसिक अयोटा के बाद में एब्डोमिनल जहाँ पे एरिया आ जाता है वहाँ पे एब्डोमिनल अयोटा होता है, तो वो स्टमक के पीछे से होके गुजरता है। और यहाँ पे ही इसके पीछे पेनक्रियाज भी प्रेजेंट होता है, स्प्लीन प्रेजेंट होता है और लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड भी यहाँ पे सिचुएटेड होती है। जो स्टमक होता है उसके पीछे ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और इसके आगे की साइड में लीवर की लेफ्ट लोब और एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये थे इसके आगे और पीछे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्टमक होता है उसके ऊपर और नीचे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उसके ऊपर देखते हैं, स्टमक के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, क्या होता है यहाँ पे डायफ्राम होता है इसके ऊपर की साइड में। और इसोफेगस होता है, इसोफेगस ऊपर से ही आता है तो क्या वो इसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या है, डायफ्राम, इसोफेगस और लीवर भी क्या है यहीं पे प्रेजेंट होता है, तो ऊपर की साइड में लीवर भी प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हम स्टमक के ऊपर देखते हैं सुपीरियरली कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लीवर, डायफ्राम
और इसोफेगस इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके नीचे देखते हैं स्टमक के नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस साइड में, ठीक है। तो इन्फीरियरली क्या होता है, यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है, यहाँ पे स्प्लीन, जो स्टमक है इसके लेफ्ट साइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन और डायफ्राम। देखो डायफ्राम का ये वाला पार्ट, ये भी यहाँ पे नीचे तक आए हुए होता है, ठीक है। और उसी के साथ में अगर राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में क्या होता है, लीवर, यहाँ पे लीवर और डुडेनम। डुडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो कि स्टमक के बाद से स्टार्ट होता है उसको हम डुडेनम बोलते हैं। तो राइट साइड में क्या, लीवर और डुडेनम। एक बार और मैं करवा देती हूँ आगे, मैं अगर स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको करवाती हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके आगे देखते हैं, जो भी स्टमक है उसके आगे देखते हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लीवर आगे की साइड में और एब्डोमिनल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और अगर इसके हम पीछे देखते हैं इसके जस्ट तो वहाँ क्या क्या होता है, एब्डोमिनल अयोर्टा, पेनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो ऊपर क्या क्या होता है, वहाँ पे डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। नीचे की साइड क्या क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या है यहाँ पे, अगर हम इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में डायफ्राम, स्प्लीन और राइट साइड में लीवर एंड डुडेनम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आती है जो स्टमक होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला ये वाला पार्ट यानी कि इसोफेगस से जहाँ पे से स्टमक स्टार्ट होता है, पहला ये वाला पार्ट। अब कार्डियक रीजन से जो ऊपर यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट है सेकंड वो वाला, और उसके बाद ये थर्ड बॉडी, ठीक है। उसके बाद पाइलोरस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो स्टमक है उसके 4 पार्ट्स हमारे पास हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को हम कार्डिया बोलते हैं जो कि स्टमक से ओरिजिनेट, जो कि इसोफेगस से ओरिजिनेट होता है, इसको हम कार्डिया बोलते हैं। इसोफेगस की जहाँ पे लास्ट स्टेज होती है यानी कि लास्ट होता है इसोफेगस का, तो वहाँ पे क्या स्टमक की स्टार्टिंग होती है तो उसको हम कार्डिया बोलते हैं। उसके बाद आता है फंडस, जहाँ पे ये कार्डिया होता है इसोफेगस की, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन होती है। अब इससे जो ऊपर का पार्ट होता है, देखो यहाँ से इससे ऊपर जो जहाँ से ये उभरा हुआ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस उभरे हुए पार्ट को हम स्टमक का फंडस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कार्डिया। कार्डिया क्या है, यहाँ पे देखो जैसे हार्ट है, हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो कार्डिया इसोफेगस यहाँ पे आ रखा, तो हार्ट यहाँ पे इसके नियर बाई प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम कार्डिया भी बोल देते हैं। जैसे कार्डियक में एक नोच होती है, हार्ट में एक नोच होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक नोच है, ठीक है, इसलिए उसको हम कार्डिया भी बोल देते हैं। और फंडस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये उभरा हुआ पार्ट है इसलिए हम इसको फंडस बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया कार्डिया, उसके बाद सेकंड क्या है, फंडस। फंडस कहाँ से लाई करता है, कार्डिया से उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। कार्डिया की अगर हम यहाँ पे लाइन रिजेंबल करते हैं तो यहाँ से जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम फंडस बोलते हैं। उसके बाद आता है बॉडी, ये वाला पार्ट यानी कि जो उसका मेन पार्ट है जहाँ पे हमारा फूड आता है और यहाँ पे HCl के अंदर वो मिक्सअप होता है, वहाँ पे उसके स्मॉल स्मॉल पीसेज बनते हैं, एक तरह से वो चूरन बन जाता है वहाँ पे बिल्कुल, और वहाँ पे क्या है जूस की तरह फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। तो वो कहाँ पे होता है, उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या जो मेन पार्ट है वो क्या, बॉडी ऑफ स्टमक, जो कि स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है पाइलोरस, जो कि स्टमक का एंड पॉइंट होता है, जो स्टमक की स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो कार्डिया होती है। कार्डिया के बाद फंडस होता है, फंडस के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद उसका लास्ट पार्ट जो होता है उसको हम पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। पाइलोरिक पार्ट फिर से हमारा 2 में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसको हम पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं, और यहाँ पे जो एक कैनाल है यानी कि एक तरह से नली की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें शो हो रही है, तो इसको हम पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डुडेनम की स्टार्टिंग हो जाती है, पाइलोरिक कैनाल के बाद डुडेनम आता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इस तरीके से स्टमक के 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या, कार्डिया, उसके बाद फंडस, उसके बाद बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे भी मैंने आपको डिविजन्स ही दिखा रखे हैं। जो पहला होता है वो कार्डियक, फंडस, उसको और उसके बाद क्या बॉडी जिसको हम कॉर्पस भी बोल सकते हैं, और उसके बाद पाइलोरस, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही पार्ट्स शो कर रखे हैं आपको। जो बॉडी होती है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक का। उसके बाद है
अगर हम खाना खा लेते हैं तो स्टमक कितनी देर के बाद एम्प्टी होता है, वो कब फुल होता है और कब वो एम्प्टी होता है, ये तो सब आप सभी को पता ही होगा। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद हमारा जो स्टमक होता है वो फुलफिल हो जाता है, और उसके भरने के बाद ही हमें ये होता है, फुलफिलमेंट आती है कि हाँ अब हमें न्यूट्रिशन की ज़्यादा नीड नहीं, और हम खाना खाना बंद कर देते हैं। ये कब होता है? जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है, ठीक है। जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं अपने स्टमक के अंदर, वो हमारे स्टमक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 to 4 आवर्स तक प्रेजेंट रहता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो भी फूड है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी, वो हार्ड है कि लिक्विड है, सॉलिड है, कैसे, किस फॉर्म में हमारा फूड है, ठीक है। जिस फॉर्म में हमारा फूड होगा, जितना ज़्यादा वो हार्ड होगा इतना ही ज़्यादा टाइम वो स्टमक के अंदर रहेगा, और जितना ज़्यादा वो लिक्विड होगा इतना ही कम टाइम तक वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहेगा। ये सब उसकी डाइजेशन पे डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड्स को अपने स्टमक में लेते हैं, और सॉलिड फूड जो होता है वो हमारे स्टमक में इतने टाइम तक रहता है जब तक वो स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन नहीं होता, वो एक तरह से जूस की फॉर्म नहीं बना लेता। जो जूस की फॉर्म यहाँ पे बनती है उसको हम चाइम बोलते हैं। जो भी हमारा फूड हमारे स्टमक में आता है वो बिल्कुल एक जूस की तरह बन जाता है, बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, जिसको हम चाइम बोलते हैं। चूर चूर का मतलब क्या, चाइम, और चाइम से फिर क्या वहाँ पे जूस की तरह वहाँ पे बन जाता है। जो भी वहाँ पे बड़े पार्टिकल्स आते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 mm हो जाता है, और उसके बाद ही जो भी यहाँ पे फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे ये जूस बन जाता है या फिर चाइम बन जाता है, ये डुओडेनम में पास होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर होती है। जो भी हम फूड लेते हैं जितना उसका इंजेक्शन का टाइम होता है, यानी कि जितने टाइम में वो डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 50% तक हमारे स्टमक में वो प्रेजेंट रहता है। अगर हम लिक्विड इनटेक करते हैं तो लिक्विड या जैसे कि वाटर है तो वो हमारे स्टमक में अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मिनट्स तक प्रेजेंट रहेगा। और अगर हम सॉलिड को लेते हैं, जैसे हमने कोई चपाती खाई या कोई हमने ऐसे कोई फ्रूट खाया, कोई भी हमने सॉलिड चीज़ ली है, ठीक है, जो हार्ड वो खाई है, तो उसके अंदर क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो उनको टूटने के लिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे HCl की प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से वो वहाँ पे टूट जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जैसे हम ग्राइंड कर देते हैं किसी भी फ्रूट को, तो इस तरीके से वो वहाँ पे ग्राइंड हो जाते हैं, वो HCl के साथ में मिल के, ठीक है। तो इस तरीके से उसका बिल्कुल जूस की फॉर्म में वहाँ पे बन जाते हैं, और इसका टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली 1 to 4 आवर्स। ये हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट होते हैं, और स्टमक के बाद क्या है, लगभग 4 घंटे के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की क्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद है स्टमक की कुछ ओपनिंग्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे ओपनिंग्स होने के कारण तो इसके अंदर फूड आएगा। देखो ऊपर क्या है, इसोफेगस की ओपनिंग है, ठीक है। इसोफेगस से जब ओपन होगा, यहाँ से ओपनिंग होगी तभी तो इसके अंदर फूड आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे नीचे ओपनिंग होगी तभी तो फूड नीचे तक जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है वो कितनी है हमारे पास, 2, ठीक है। एक तो ऊपर वाली यहाँ पे इसोफेगस की, और एक नीचे यहाँ पे डुओडेनम वाली, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर वाली होती है उसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग बोलते हैं, और जो नीचे वाली होती है उसको हम पाइलोरिक ओपनिंग बोलते हैं, जो कि डुओडेनम को के साथ में अटैच रहती है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई और ओपनिंग नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ इन्हीं यही दो ओपनिंग्स होती है जिनके द्वारा फूड स्टमक के अंदर आता है और स्टमक से बाहर जाता है। उसके बाद है इसके स्पिंचर्स। देखो ओपनिंग कितनी है, 2, तो ऑब्वियसली सी बात है कि स्पिंचर भी यहाँ पे 2 ही होंगे, क्योंकि ओपनिंग 2 ही हैं। यानी कि वहाँ पे जो स्पिंचर्स है उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ढक्कन, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी फूड लिया है, ठीक है, या फिर कोई भी जार है, मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, कोई भी हमारे पास बर्तन है उसके अंदर हम फूड को डालते हैं, वहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, और दूसरे रास्ते से वो निकल जाता है, ठीक है। तो इन ओपनिंग्स को बंद करने के लिए भी वहाँ पे हमें ढक्कन चाहिए होते हैं, ताकि हमारा जो भी फूड उसके अंदर आया, उस बर्तन के अंदर आया, वो हमारा वहाँ से निकले ना, वो उसी के अंदर रहे, ठीक है। और जब हमें निकालना हो हम उस दूसरे रास्ते से उसको निकाल सकते हैं, वहाँ पे भी ढक्कन है। अगर हमारे यहाँ पे दोनों साइड में ढक्कन नहीं होगा तो हमारा फूड जो यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, और यहाँ पे वो ग्राइंड अप होगा ही नहीं, यानी कि जो उसकी फॉर्म उसकी बनेगी ही नहीं। इसलिए वहाँ पे स्पिंचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हमारा फूड स्टमक के अंदर रह सके। तो इसलिए यहाँ पे 2 स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ओपनिंग भी 2 ही हैं, एक तो यहाँ पे कार्डियक एरिया पे और दूसरा यहाँ पे पाइलोरिक एरिया पे, ठीक है। जो कार्डियक एरिया पे स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कार्डियक स्पिंचर या फिर लोअर इसोफेजियल स्पिंचर भी बोल सकते हैं। लोअर इसोफेजियल स्पिंचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसोफेगस का लास्ट पार्ट है, ठीक है।
इस कारण से हम इसको लोअर इसोफेजियल स्पिंचर बोलते हैं। ये स्पिंचर क्या काम करते हैं, जब भी फूड की एंट्री होती है इसोफेगस से स्टमक तक, ताकि ये फूड हमारा वापसी इसोफेगस से हमारे माउथ के थ्रू यानी कि वोमिटिंग के बल वापसी उल्टा ना आए। जब भी वोमिटिंग होती है तो यहाँ पे जो ये स्पिंचर होते हैं यानी कि एक तरह से यहाँ पे जो ये ढक्कन होता है ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उल्टी आती है, वोमिटिंग वहाँ पे होती है। ठीक है, अगर ये हमारे स्पिंचर बंद रहते हैं तो हमें वोमिटिंग नहीं होती और हमारा फूड बैक फ्लो नहीं होता। इन स्पिंचर्स की वजह से ही हमारा जो फूड है वो स्टमक के अंदर ही रहता है और वो हमारा बैक फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ढक्कन यानी कि स्पिंचर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको यहाँ पे फूड आने के बाद वो क्लोज हो जाते हैं। अब हमारा फूड बॉडी के अंदर आ चुका है, बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी वहाँ पे होनी होती है, जो भी डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे अक्कर होती है, HCl के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पे ग्राइंड अप होता है फूड अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद जो फूड होता है वो फिर हमारा क्या है, डुओडेनम के अंदर जाना होता है। तो यहाँ पे रुकने के लिए उसको नीचे वाले इस एरिया को भी क्लोज होना ज़रूरी है। अगर ये एरिया क्लोज नहीं होगा तो फूड क्या है, यहाँ से आने के तुरंत बाद यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से नहीं निकालना है हमें, वो क्या है उसकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो वहाँ से निकलता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या होती है, पाइलोरिक स्पिंचर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो स्टमक होता है उसके लोअर एंड को क्लोज करके रखती हैं। ठीक है, ताकि हमारा फूड एकदम से यहाँ से ना निकले। जब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका चाइम बन जाता है यानी कि जो उसकी फॉर्म में वो फूड बन जाता है, उसके बाद ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद है इसके कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके स्पिंचर्स कौन कौन से होते हैं, ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं। उसके साथ साथ में इसके कुछ और भी फीचर्स होते हैं। देखो यहाँ पे एक ग्रेटर कर्वेचर होता है। देखो यहाँ का एरिया क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या है, कर्वेचर, करव है एक तरह से, क्या मुड़ा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, करव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बड़ी करव है तो इसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलेंगे, और यहाँ पे छोटी करव है तो इसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि जो स्टमक का ये वाला पार्ट है ये क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं। जो ये वाले कर्वेचर होते हैं ये वहाँ पे अटैचमेंट होते हैं, यानी कि लिगामेंट्स का काम वहाँ पे काम करते हैं। जो ओमेंटम होता है वहाँ पे उसका काम करते हैं। ओमेंटम एक तरह से क्या होता है, जो कि एक तरह से जो स्टमक होता है उसका पाउच बनाए रखता है, यानी कि जैसे हम एप्रन डालते हैं, एप्रन क्या करते हैं, हमारी सेफ्टी बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे स्टमक है, स्टमक की सेफ्टी बनाए रखने के लिए वहाँ पे ओमेंटम प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको वहाँ पे एक तरीके से कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। लेसर क्या इस साइड में, जो कि लीवर की साइड में। ठीक है, और ग्रेटर जो इस साइड में, स्प्लेन्स की साइड में, उसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, और जो लीवर की साइड में उसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लेसर ओमेंटम जो होता है, यानी कि ओमेंटम मैंने बता ही दिया, वो एक तरह से एप्रिन की तरह ही होता है, यानी कि एक तरह से उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है स्टमक को। ठीक है, ताकि उसको इम्यूनिटी मिल सके, जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल हो उसको अच्छे तरीके से इम्यूनिटी मिल सके और उसको स्टमक को कोई हानि ना पहुँचे, उसको वहाँ पे अच्छे तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करके रखता है, हमारे जो स्टमक है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। तो लेसर कर्वेचर में क्या है, यहाँ पे जो क्या है, लीवर है। ठीक है, तो लीवर से ये अटैच रहता है इस साइड में, और इस साइड में वो जो क्या है वहाँ पे पोस्टीरियर बॉडी होती है उसके साथ में अटैच रहता है। उसके बाद आता है इसकी वॉल्स कौन कौन सी होती है, इसकी 4 लाइनें होती हैं। जो एक क्या है सबसे ऊपर वाली, उसके बाद क्या है मिडल, और उसके बाद सब म्यूकस, एंड एट लास्ट क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो भी हमारा स्टमक होती है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। देखो इसके पार्ट्स भी 4 और उसकी लेयर्स भी 4 ही होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है उसको हम आउटर या फिर पेरिटोनियल कोट भी बोल सकते हैं। जो ये पेरिटोनियल कोट होती है ये सबसे आउटर मोस्ट, यानी कि जैसे आपको येलो कलर इसका शो हो रहा है यहाँ पे, तो येलो कलर रिंग में कौन सी है, पेरिटोनियम लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि सीरस कोटिंग से बनी हुई होती है। उसके बाद आती है सेकंड लेयर, मस्कुलर कोट। सेकंड लेयर क्या आती है, मस्कुलर कोट ये। ठीक है, देखो सबसे पहली कौन सी है, पेरिटोनियल। हम ऊपर की साइड से नीचे की साइड में जा रहे हैं, तो सबसे ऊपर क्या होती है, पेरिटोनियल कोट, जो कि सीरस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। उसके बाद आती है मस्कुलर लेयर। जो मस्कुलर लेयर होती है, यहाँ पे मैंने आपको 3 लेयर्स दिखा रखी है। मस्कुलर लेयर जो होती है वो 3 में डिवाइड होती है। वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ओब्लिक लेयर। जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर क्या होती है, वो बिल्कुल सीधे खड़ी हुई होती है, यहाँ पे इस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होती है। और लॉन्गिट्यूडनल लेयर के नीचे होती है सर्कुलर लेयर इस तरीके से। ठीक है, और उसके नीचे होती है ओब्लिक, यानी कि तिरछी लेयर।
तो यहाँ पे जो मसल लेयर होती है वो एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर देखो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है हमारा। और HCl वैसे भी आपने देखा होगा, अगर एसिड अगर किसी के मुंह पे कोई फेंक देता है या फिर वैसे स्किन को टच कर लेता हो तो वो वहाँ से उस एरिया को जला देता है, बर्न कर देता है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? HCl। तो उसको अपने अंदर मेंटेन किए रखने के लिए जो स्टमक की वॉल्स है उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्गनेस के लिए क्या मसल लेयर वहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि उसको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है। और इसकी जो बनावट होती है वो भी इस तरीके से होती है ताकि ये HCl जो है ये दूसरे ऑर्गन्स को वहाँ पे अफेक्ट ना करे, और जो स्टमक है उसको भी वहाँ पे कोई हानि ना पहुँचाए, और यहाँ पे रह के फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करे, उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पे डिवाइड कर दें। आपने सुना भी होगा कि जो HCl होता है यानी कि जो भी एसिड होता है वो हड्डियों तक को गला देता है। तो हड्डियाँ जब वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाती है HCl के अंदर, तो हम जो फूड लेते हैं तो वो वहाँ पे क्या काम कर पाएगा? वो एक तरह से वहाँ पे उसके अंदर बिल्कुल गल सड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे किसके फॉर्म में हो जाएगा? जूस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या मसल लेयर प्रेजेंट होती है। जो मसल लेयर होती है उसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि जो स्टमक होता है उसकी लेयर उसको कोई हानि ना पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मस्कुलर लेयर होती है उसके भी 3 सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्या? लॉन्गिट्यूडनल, जो कि इस तरीके से वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आती है सर्कुलर, जो कि सर्कल्स में वहाँ पे होती है। उसके बाद आती है ओब्लिक, जो कि वहाँ पे तिरछी लाइनें होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर पेरिटोनियम, उसके बाद मस्कुलर, उसके बाद सब म्यूकोजा, और उसके बाद एट लास्ट आती है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बातें बताई हैं। जो मस्कुलर लेयर है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। जो पहली लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स से बनी हुई होती है, जो कि इस तरह की प्रेजेंटेशन वहाँ पे रिजेंबल करती है, इस तरीके से होती है। इससे कंटिन्यू रहती है, इसोफेगस से निकलती है, और उसके बाद ये कंटिन्यू ही रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है सर्कुलर फाइबर्स, जो वहाँ पे स्पिंचर्स होते हैं, स्पिंचर्स को बनाने में भी काम करती है जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं ओब्लिक फाइबर्स। जो ओब्लिक फाइबर्स होते हैं वो फंडस जहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ये वाला पार्ट उभरा हुआ पार्ट होता है कार्डियक के बाद में, जो ये फंडस ओब्लिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सब म्यूकस कोट। सब म्यूकस कोट जो होता है वो मस्कुलर कोट के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये क्या किससे बनी होती है? एरियोलर टिश्यू से बनी हुई होती है, जिसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे जो स्टमक होता है उसका सप्लाई और वहाँ से वेनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज जो भी होना होता है वो सब म्यूकस मेम्ब्रेन के वहाँ से ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, यानी कि ये वाली जो लेयर होता है ये अपने अंदर कुछ जैसे वेसल्स वगैरह उनको कंटेन किए हुए रखती है। ये किससे बनी हुई होती है? एरियोलर टिश्यू से। उसके बाद आती है एट लास्ट, यानी कि जो कि हमारे HCl के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, यानी कि जो हमारा फूड होता है वहाँ पे उसके कांटेक्ट में रहती है, उसको हम म्यूकस कोट बोलते हैं। जो म्यूकस कोट होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ये थिक एंड सॉफ्ट होती है। यहाँ पे ये थिक क्यों होती है? देखो और जगह तो आपने सुना होगा कि ये थिन होती है, यहाँ पे थिक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे HCl प्रेजेंट है। मैंने पहले भी बताया कि HCl बर्न कर सकता है, तो यहाँ पे जो म्यूकस कोट होगी वो वहाँ पे थिक होगी और वो सॉफ्ट होगी, और वहाँ पे क्या कुछ रगाए भी बने होंगे। रगाए क्या होते हैं? एक तरीके से इस तरीके से, ठीक है, जो कि वहाँ पे फोल्ड्स बनाते हैं, ठीक है। जो कि अगर हमारा स्टमक फुलफिल हो जाता है, जब भी हम फूड खाते हैं, कोई भी डाइट हम लेते हैं और उस टाइम पे जब हमारा स्टमक फुलफिल हो जाता है, भर जाता है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे ये रुगाए प्रेजेंट होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। वो ख़त्म क्यों हो जाते हैं? जब भी हम स्ट्रेच करते हैं इन रुगाए को, किसी भी हम रुगाए को स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ पे क्या वो डिसअपियर ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी स्ट्रेचनेस हो गई, और स्ट्रेचनेस होने की वजह से ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। ये किसकी वजह से है? फूड की डिस्टेंडेंट की वजह से। फूड अगर उसके अंदर आएगा तो उसकी वजह से स्टमक जो है वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक तरीके से फैल जाएगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो रुगाए है वो डिसअपियर हो जाते हैं। जो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है? कोलुमनार एपिथेलियम से। और यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक न्यूमस यहाँ पे क्या कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे म्यूकस होती है वो वहाँ पे क्या काम करती है? लुब्रिकेशन का काम करती है, वहाँ पे उस एरिया को ड्राई होने से बचाती है। उसके बाद आता है स्टमक की ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। स्टमक की ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है? किन किन आर्टरी से होती है? इसोफेजियल आर्टरी से,
कौन कौन सी आर्टरी से स्टमक की ब्लड सप्लाई होती है? इसोफेजियल आर्टरी से, हिपैटिक आर्टरी से, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से, गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, सुपीरियर पैनक्रिएटिक डुओडेनल आर्टरी, और क्या है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक गैस्ट्रिक आर्टरी, और उसके बाद क्या है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, इन आर्टरीज के द्वारा स्टमक की आर्टेरियल सप्लाई होती है, यानी कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो स्टमक तक पहुंचता है। उसके बाद है जब स्टमक तक हमारा ब्लड पहुंच चुका, उसके बाद यहाँ पे जब भी वो फूड के साथ में मिक्सिंग अप हो जाता है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ पे जो भी कार्बन बनती है वो फिर कहाँ पे ड्रेन होती है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे ड्रेन आउट होता है? वो कहाँ पे होता है? जैसे ये आर्टरीज प्रेजेंट होती है ऐसे यहाँ पे वेन्स भी प्रेजेंट होती है। वो वेन्स कौन कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक इसोफेजियल वेन्स, पोर्टल वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर पैनक्रिएटिक डुओडेनल वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, और इसी तरीके से शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक और राइट पाइलोरिक वेन्स। इन सब के अंदर वेनस ड्रेनेज होता है। उसके बाद आता है नर्व सप्लाई कैसे होती है? नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा इसकी नर्व सप्लाई होती है। जो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हिपैटिक प्लक्स से आती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो वेगस नर्व से होती है। जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन होती है तो उस टाइम पे स्टमक की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो पेप्सिन है और HCl है उसकी सिक्रेशंस होती हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के क्या क्या फंक्शन है? सबसे मेन फंक्शन क्या है? ये डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, और इसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो फूड यहाँ पे हार्ड आता है वो बिल्कुल ही वहाँ पे चाइम बन जाता है, यानी कि जूस की फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे HCl प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कुछ टाइम के लिए अपने अंदर फूड को रिजर्व भी करके रखता है, उसको अपने अंदर होल्ड करके रखता है, और उसके बाद जो फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी भेजता है। और यहाँ पे जो विटामिन होते हैं मोस्टली क्या है? विटामिन B12 उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं।